हाय एवरीवन, मैं हूँ दीपक कुमार चौधरी। जैसा कि हमने अभी पिछले वीडियो में ताम्रपाषाण काल को परिवर्तन के ज्ञान और मानचित्र के आधार पर पढ़ा है, साथ ही साथ हमने प्राचीन भारत के इतिहास के कालक्रम को समझने में होने वाले कन्फ्यूजन्स को भी क्लियर किया है। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको ताम्रपाषाण काल वाले वीडियो में भी कहा था कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस थोड़े कम बनते हैं, लेकिन प्राचीन भारत के इतिहास को समझने में ताम्रपाषाण काल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और खास तौर पर हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता। बिना ताम्रपाषाण काल को समझे आपकी अच्छी समझ हो ही नहीं सकती। दूसरी चीज़, हालांकि क्वेश्चंस यहाँ से कम पूछे गए हैं, लेकिन जब भी पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस के लेवल ऑफ रेंज में काफ़ी डिफरेंस है। आप खुद ही देख लीजिए, एक क्वेश्चन इतना सिंपल है कि मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु थी। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। तो वहीं दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे। अब मेरे विचार से वर्ष 1997 में उत्तर प्रदेश पीसीएस के प्रीलिम्स में जब ये क्वेश्चन पहली बार आया होगा, तो इस क्वेश्चन को दो ही लोगों ने सही बनाया होगा। पहला वो जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल होगा, और दूसरा वो जिन्होंने तुक्का लगाया होगा। क्योंकि जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल नहीं है उनके लिए ये संभव ही नहीं है कि वो प्राचीन भारत के किसी खास खंड से, किसी खास चैप्टर के, खास ज्योग्राफिकल लोकेशन के सांस्कृतिक गतिविधि यानी कि समाधान पद्धति के बारे में ये पढ़ के जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पिछले वीडियो का प्रश्न, नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि मध्य प्रदेश। नवदा टोली मध्य प्रदेश में स्थित एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक स्थल है जो नर्मदा नदी के तट पर बसा है। अब देखिए, आज का पहला प्रश्न भी इसी से रिलेटेड है। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि एचडी संकालिया ने। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि ताम्रपाषाण युग। ताम्रपाषाण काल को ही चालकोलिथिक एज या चालकोलिथिक पीरियड या कॉपर एज या कॉपर पीरियड कहा जाता है। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न, निम्न जोड़ी बताइए। अब देखिए, एक ओर यहाँ पर युग दिया हुआ है और दूसरी ओर वहाँ पे उस युग की विशेषताएं दी हुई है। अब देखिए, हमने अभी तुरंत इस अध्याय को पढ़ा है, इसीलिए एक एक को मिलान कर देते हैं। हम विशेषता वाले साइड चलते हैं और मिलाते हैं। पहली विशेषता है पाषाण ताम्र के औजार, तो ये था ताम्रपाषाण युग में। फिर हमारी दूसरी विशेषता है पॉलिशदार पाषाण के औजार, तो ये हो जाएगा नवप्रस्तर युग यानी कि नवपाषाण युग। फिर हमारी तीसरी विशेषता है कटे हुए पाषाण के औजार, तो ये हो जाएगा पुरापाषाण युग यानी कि पुरानास्म युग। और फिर हमारी चौथी विशेषता है सूक्ष्म पाषाण, तो ये हो जाएगा मध्यास्म युग यानी कि मध्यपाषाण युग। अब आप कोड देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अब देखिए, जब ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन हॉल में आते हैं तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, और चूंकि एग्जामिनेशन हॉल में हमारी टेंडेंसी राइट आंसर क्लिक करने का होता है, नॉलेज एग्जीबिशन का नहीं, इसलिए हम बस एक दो विशेषता को पकड़ते हैं और जो आंसर मैच करता है उसको टिक कर देते हैं। अब देखिए, ये ऐसे होता है, हम सबसे पहले फोकस करते हैं कि किस कॉलम में डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब हम जैसे कि कॉलम बी में देख रहे हैं कि यहाँ पे 2, 3 और 4 ऑप्शन दिया हुआ है, यानी कि मध्यास्म युग यानी कि मध्यपाषाण युग। तो इसकी विशेषता स्पष्ट रूप से होती है सूक्ष्म पाषाण की, यानी कि बी का 4 होगा, और ये चीज़ दूसरे किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए इसका सीधा आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा।
अब देखते हैं चौथा प्रश्न, निम्न में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है। अब देखिए इस तरह के प्रश्न में भी हम लोग काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। हम मान लेते हैं कौन सी जोड़ी सही है। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए हमें एक एक ऑप्शन को पढ़ना पड़ता है। तो पहला ऑप्शन है मध्याह्न युग सूक्ष्म पाषाण उद्योग, सही बात है। फिर दूसरा ऑप्शन है पुरानाश्म युग यानी कि पूरा पाषाण युग। भ्रमण जीवन, तो हाँ ये भी सही है। भ्रमण जीवन यानी कि उस समय लोग आखेटक यानी कि शिकारी और खाद्य संग्राहक ही थे। फिर हमारा तीसरा ऑप्शन है नव प्रस्तर युग यानी कि नव पाषाण युग। आबाद जीवन, तो हाँ ये भी सही है, क्योंकि अब लोगों ने कृषि का आरंभ कर दिया है और नियमित पशुपालन भी शुरू हो गया है। अब देखिए जब ऊपर के 3 ऑप्शन सही हैं तो गलत चौथा ही होगा, लेकिन फिर भी चौथा को पढ़ लेते हैं। ताम्र पाषाण युग अन्न उत्पादन अवस्था, तो नहीं ये पहले ही हो चुका था नवपाषाण युग में, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आइए अब देखते हैं 5वां प्रश्न, मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि कॉपर यानी कि तांबा। आइए अब देखते हैं 6ठा प्रश्न, पाषाण युग एवं ताम्रपाषाण युग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है पाषाण युग में मानव केवल पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करता था। दूसरा कथन है ताम्रपाषाण युग में मानव केवल तांबे के औजारों का इस्तेमाल करता था। ऊपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही है या हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि केवल कथन 1 सही है। देखिए कथन 2 के बारे में आप सोच रहे होंगे कि ताम्रपाषाण युग में तो मानव तांबे का इस्तेमाल करता था, लेकिन यहाँ पर केवल तांबे लिखा हुआ है। तो आप याद करिए ताम्रपाषाण युग में भी मानव तांबे के साथ पाषाण उपकरण यानी कि पत्थर के उपकरणों का भी प्रयोग करता था। अब देखते हैं 7वां प्रश्न, ताम्रपाषाण युग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इस काल के लोग ग्रामीण समुदाय में रहते थे। दूसरा कथन है आहार का मृदभांड ताम्रपाषाण मृदभांड में सबसे उत्कृष्ट माना गया है। ऊपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही है या हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि केवल कथन 1 सही है, क्योंकि ताम्रपाषाण युग के मानव ग्रामीण समुदाय में रहते थे, सही है। लेकिन दूसरा कथन जो है ये गलत है, क्योंकि ताम्रपाषाण युग में जो उत्कृष्टतम मृदभांड है वह मालवा संस्कृति की है, न कि आहार संस्कृति की। और आप जानते हैं कि मालवा संस्कृति मध्य एवं पश्चिमी भारत यानी कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। आइए अब देखते हैं 8वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थल को ताम्बवती कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि आहार। वर्तमान राजस्थान में पड़ने वाले आहार संस्कृति के लोगों को प्रारंभ से ही धातुओं को गलाने और धातु संबंधी तकनीक का प्रयोग करने का ज्ञान था, और इसी वजह से आहार का मूल नाम तांबावती या तांबावाली या तांबा का स्थान था। यहाँ से एक चीज़ और नोट कीजिएगा, गिलुंद नाम का पूरा स्थल इसी आहार संस्कृति का एक क्षेत्रीय केंद्र माना जाता है। आइए अब देखते हैं 9वां प्रश्न, कथन यानी कि ए जोड़वे संस्कृति नगरीय संस्कृति थी। कारण यानी कि आर दैमाबाद और इनाम गांव में नगरीकरण के साक्ष्य पाए गए हैं। कूट से सही उत्तर चुनिए। अब देखिए ये कथन और कारण वाला जो प्रश्न है ये एग्जाम में सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता है, क्योंकि ऐसे प्रश्नों में हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बावजूद भी हम ये नहीं समझ पाते हैं कि कारण यानी कि आर कथन ए का स्पष्टीकरण है कि नहीं है। अब देखिए जहाँ तक ऑप्शन सी और डी की बात है, तो अगर आपका बस कॉन्सेप्ट भी क्लियर है तो ऑप्शन सी और डी को छांटा जा सकता है। अब देखिए जो हमारा कथन है कि जोड़वे संस्कृति नगरीय संस्कृति थी, तो यही गलत है। यानी कथन और कारण में से अगर दोनों में से कोई भी एक भी गलत हो तो हमारा आंसर सी या डी ही होगा।
लेकिन अगर कथन और कारण दोनों ही सही होते तब हम ऑप्शन ए और बी पर विचार करते, और यहाँ कथन यानी कि ए गलत है, और जो हमारा कारण है आर यानी कि दैमाबाद और इनाम गांव में नगरीकरण के साक्ष्य पाए गए हैं, तो हाँ ये सही है। जबकि दामाबाद और इनाम गांव जोड़वे संस्कृति की ही बस्तियां थी जो कि ग्रामीण संस्कृति थी, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कथन ए गलत है किंतु कारण आर सही है। आइए अब देखते हैं 10वां प्रश्न। ताम्रपाषाण युग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस काल के लोग बाजरे की फसल का उत्पादन करते थे, तो हाँ ये कथन सही है क्योंकि लोग गेहूं और चावल के साथ साथ बाजरे की भी खेती करते थे। दूसरा कथन है, इस काल में सर्वप्रथम तांबे से उपकरण बनाने की शुरुआत हुई, हाँ ये भी सही है। तीसरा कथन है, इस काल के लोग वस्त्र निर्माण से परिचित नहीं थे, नहीं ये कथन गलत है क्योंकि महाराष्ट्र में कपास, सन और सेमल की रुई से बने धागे मिले हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि ताम्रपाषाण युग के लोग वस्त्र निर्माण से परिचित थे, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि केवल कथन 1 और 2 सही है। अब देखते हैं 11वां प्रश्न। ताम्रपाषाण युग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस काल में कपास की खेती की जाती थी, तो हाँ ये कथन सही है क्योंकि अभी हमने जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में देखा है कि महाराष्ट्र से कपास, सन और सेमल की रुई से बने धागे के प्रमाण मिले हैं। दूसरा कथन है, इस काल के लोग केवल काले और लाल मृत भांडों का प्रयोग करते थे, तो ये कथन गलत है क्योंकि इस काल के लोग काले और लाल मृत भांडों के साथ साथ चित्रित मृत भांडों का भी प्रयोग करते थे। अब देखते हैं तीसरा कथन, आहार संस्कृति के लोग पत्थर के बने घरों में रहते थे, तो हाँ ये बात सही है। तो इस तरह इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि केवल कथन 1 और 3 सही है। अब देखते हैं 12वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल किलाबंदी और खाई से जुड़ा हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कायथा एवं इनाम गांव। और आप जानते हैं कायथा मध्य प्रदेश की और इनाम गांव पश्चिमी महाराष्ट्र की बस्तियां हैं। आइए अब देखते हैं 13वां प्रश्न। ताम्रपाषाण युग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, कायथा संस्कृति के मृत भांडों पर केवल प्राक हड़प्पाई चरण के संस्कृति के प्रभाव हैं, नहीं ये कथन गलत है क्योंकि कायथा संस्कृति के मृत भांडों पर केवल प्राक हड़प्पाई चरण के ही प्रभाव नहीं दिखते, बल्कि प्राक हड़प्पाई चरण के साथ साथ हड़प्पाई चरण और उत्तर हड़प्पाई चरण भी दिखता है। दूसरा कथन है, मध्य प्रदेश के केवल नवदा टोली से लगभग सभी अनाजों के साक्ष्य मिले हैं, तो हाँ ये कथन सही है और सबसे ज़्यादा अनाज का साक्ष्य भी यहीं से मिलता है। अब देखते हैं तीसरा कथन, लोगों को वस्त्र निर्माण के साथ साथ लेखन कला का भी ज्ञान था, नहीं ये कथन भी गलत है क्योंकि हमने अभी पहले के प्रश्नों में देखा है कि लोगों को वस्त्र निर्माण का ज्ञान तो था लेकिन लेखन कला का ज्ञान नहीं था। अब ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पूछ रहा है कि ऊपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से कथन गलत हैं या है, यहाँ पर हमसे सही कथन नहीं पूछ रहा है, तो इस तरह इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि केवल कथन 1 और 3 गलत हैं। अब देखते हैं 14वां प्रश्न। ताम्रपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस काल के लोग मातृदेवी की पूजा करते थे, तो हाँ ये कथन सही है। दूसरा कथन है, इस काल के लोग वृषभ यानी कि सांड को धार्मिक पशु मानते थे, तो हाँ ये बात भी सही है। फिर हमारा तीसरा कथन है, इनाम गांव से मातृदेवी की प्रतिमा मिली है, हाँ ये कथन भी सही है। ऊपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही है या हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि तीनों कथन सही हैं। अब देखते हैं 15वां प्रश्न।
ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर। अब देखते हैं 16वां प्रश्न। वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। आइए अब देखते हैं 17वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किस संस्कृति में हड़प्पाई चरण के लक्षण दिखते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कायथा एवं गणेश्वर संस्कृति में। कि हमने भी देखा है कि मध्य प्रदेश की जो कायथा संस्कृति थी, यहाँ से पाए गए मृत भांडों पर हमें हड़प्पा सभ्यता के तीनों चरणों, यानी कि प्राक हड़प्पाई चरण और उत्तर हड़प्पाई चरण के संस्कृति के प्रभाव दिखते हैं। और दूसरा हमारा जो राजस्थान में स्थित गणेश्वर संस्कृति थी, यहाँ से हमें प्राक हड़प्पाई अवशेष मिले हैं। अब देखते हैं इस वीडियो का आखिरी और आज का 18वां प्रश्न। ताम्रपाषाण युग के कब्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, महाराष्ट्र के लोग मृतक को उत्तर दक्षिण दिशा में, तो दक्षिण भारत के लोग मृतक को पूरब से पश्चिम दिशा में दफनाते थे। तो हाँ, ये कथन सही है। दूसरा कथन है, पूर्वी भारत में आंशिक समाधान तो पश्चिमी भारत में संपूर्ण समाधान प्रचलित थी। हाँ, ये कथन भी सही है। इस तरह इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1 और 2 दोनों सही हैं। इसके अलावा देखिए एक आसान सा प्रश्न और है जो मैं आप पर छोड़े जा रहा हूँ। निम्न में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? नवदा टोली मध्य प्रदेश, इनाम गांव बिहार, गिलुंद राजस्थान और दैमाबाद महाराष्ट्र। कमेंट बॉक्स में आप अपने आंसर के साथ हमें ये भी बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस।